संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को है उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया जो है यही आधार बनी संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का जो है। और ये कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947। इस प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी, दर्पण, आत्मा, सार आदि सब कुछ कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है ये आप लोग भली प्रकार से जानते हैं। संविधान में प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, या संविधान का पार्ट है या नहीं है पार्ट है। तो इस संबंध में पहला जो है केस आया बेरुवरी बनाम भारत बेरुवरी भारत संघ और सन था 1960। इस वाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि संविधान ये प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है। इसके बाद जो है 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद आया जो है। और उस वाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो 73 के बाद जो है जस्ट 76 में जो है प्रस्तावना को चेंज करने की परमिशन मिल गई जो है सुप्रीम कोर्ट से। तो चेंज करके जो है पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता तीन शब्दावली जो है 1976 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है ऐड किया गया। प्रस्तावना की इतनी सी बातें थी। प्रस्तावना में जो है हम भारत के लोग जो शब्दावली है ये अमेरिका से USA के संविधान से ग्रहण की गई है। यदि पूरी प्रस्तावना पूछता है कहाँ से ग्रहण की गई है तो USA है। और प्रस्तावना की वर्डिंग शब्दावली कहाँ से ग्रहण की गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक। और इसके बाद संविधान को जो है अंगीकृत, अधिनियमित या स्वीकृत करने की तिथि 26 नवंबर 1949 ये संविधान की प्रस्तावना में दिया गया। और संविधान कब आरंभ हुआ या लागू हुआ जो है 26 जनवरी 1950। इसके बाद चलते हैं संविधान अपना शुरू होता है पार्ट 1 भाग 1 जो है। भाग 1 में कितने आर्टिकल हैं? 4 आर्टिकल्स हैं 1, 2, 3, 4। संघ एवं राज्य हैं। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा जो है। मतलब देश का नाम जो है आर्टिकल 1 में दिया गया है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ फेडरल शब्दावली यूज नहीं की गई है क्योंकि उस तरीके से संघ नहीं है जैसा कि यूनाइटेड स्टेट है, अमेरिका है। ये उस तरीके से संघ है जैसा कि कनाडा है। मतलब संघात्मक और एकात्मक दोनों ही व्यवस्थाएं जो है भारत के संविधान में पाई गई हैं। इसीलिए इसे जो है केशव ने क्या कहा है? क्वासी फेडरल, अर्धसंघात्मक जो है, अर्धसंघात्मक राज्य की संज्ञा है। आर्टिकल 2 नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना, कोई अर्जित राज्य हो जो है उसकी प्रवेश या स्थापना कैसे की जाती है? तो संसद जो है साधारण बहुमत से कर देती है। इसमें जो है 35वां और 36वां संविधान संशोधन जो है सिक्किम के लिए था। सिक्किम को भारत का प्रांत बनाया गया इसी आर्टिकल से। इसके बाद तीसरा इम्पॉर्टेंट है, थर्ड आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। किसी नए राज्य का गठन या वर्तमान राज्य की क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन, मतलब अपने ही राज्य जो अपने ही राज्य में है काट पीट करके ये करने के। इसका क्या प्रोसेस है? इसका अधिकार संसद को दिया गया है। लेकिन संसद इस संबंध में जो है बिल लाने के पहले जो है राष्ट्रपति की सहमति लेती है। तो राष्ट्रपति की जब सहमति के लिए भेजा जाता है तो इसे भेज देती है संबंधित राज्य के विधानमंडल को। अब विधानमंडल अपनी परमिशन देती है या ना देती है और भेज देती है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करके जो है भेज देते हैं केंद्र सरकार के पास और फिर पार्लियामेंट में रखा जाता है। यदि पार्लियामेंट जो है सिंपल मेजॉरिटी से उसे एक्सेप्ट कर लेती है तो राज्य का गठन, क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन जो भी संबंध होता है वो कार्य हो जाता है। ठीक। आर्टिकल 4 क्या है जो है? मतलब 2 या 3 द्वारा कोई भी किया गया संशोधन जो है संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब साधारण बहुमत से ही मतलब संविधान संशोधन वही माना जाता है। आर्टिकल 368 है संविधान संशोधन, तो उसमें संविधान संशोधन वही माना जाता है जो लगभग 2 तिहाई मेजॉरिटी। लेकिन ये
नए राज्य की अर्जित लाभ या अपने ही राज्य में काटपीट जो है साधारण सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है, इसलिए इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। भाग 2 है नागरिकता, ये 5 से 11 है। 5 क्या है? संविधान के आरंभ में नागरिकता। 6 है जो है पाकिस्तान से जो आए हैं। नंबर 7 जो है जो पाकिस्तान चले गए फिर आए, ये तीनों ही नहीं इम्पॉर्टेंट है जो है 5, 6, 7 जो है। 8 भी नहीं इम्पॉर्टेंट है, 8 जो विदेशों में रह रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 9 जो है, यदि जो है किसी देश की नागरिकता आपने ग्रहण कर लिया तो भारत की नागरिकता से 0 हो जाएगी। आर्टिकल 9 का जो है। आर्टिकल 10 क्या है? संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता तब तक जिंदा रहती है या बनी रहती है जब तक आप संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी जो है विधि का उल्लंघन ना करें। यदि संसद ने मतलब ये विधि बना दिया है कि यदि आप आतंकवादी वारदात करते हैं, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं, तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो उस स्थिति में समाप्त होगी, अन्यथा आपकी जो है नागरिकता बनी रहेगी, वो समाप्त होने वाली नहीं है। यदि संसद ने इस संबंध में कोई कानून बना दिया है कि नागरिकता कब आपकी समाप्त होगी जो है, तो उसके अधीन रहते हुए जो है उसका अगर उल्लंघन करते हैं तो समाप्त हो सकती है। आर्टिकल 11 क्या है? संसद को जो है नागरिकता को बनाए रखने के लिए या समाप्त करने के लिए या इस संबंध में कोई भी बिल बनाने का अधिकार जो है पार्लियामेंट को संविधान द्वारा दिया गया है। तो 9, 10, 11 इसको मत भूलिएगा। 9 जो है विदेशी राज्यों की नागरिकता अर्जित कर लेने पर अब ये दोहरी नागरिकता नहीं देता कि यहाँ की थी यहाँ की थी समान। आर्टिकल 10 जो है नागरिकता का बने रहता। आर्टिकल 11 संसद ही जो है नागरिकता के संबंध में सर्वोपरि है, वही विधि बना सकती है। इसके बाद जो है संसद ने विधि बनाई नागरिकता अधिनियम 1955 जो है, ठीक है। उसमें कितने हैं? जन्म के आधार पर नागरिकता, उसके बाद वंश के आधार पर नागरिकता, देशीकरण, पंजीकरण या अर्जित कर लिया गया भूभाग। ये इतना था नागरिकता के संबंध में जो है, ठीक। तो नागरिकता के संबंध में कुछ भी नहीं पढ़ना है। 9, 10, 11 और ये कितने आधारों पर जो है दिया गया, बस इतना ही पढ़िएगा। और अंदर जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्वेश्चन भी नहीं सही होंगे और आते भी नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जो क्वेश्चन ना आते हो जो है, जिनकी प्रायोरिटी ना हो, मतलब फिर उसी में है कि उसको छोड़ दीजिए, उसको मत पढ़िए। और जो आने वाले क्वेश्चन हैं जो इम्पॉर्टेंट है वही उतना पढ़ लीजिए, वही बहुत है, ठीक। आइए चलते हैं भाग 3। संविधान का जो है भाग 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है, और इससे मतलब क्वेश्चन हर एक एग्जाम में चाहे जो पेपर हो जो है, यदि संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ 8 क्वेश्चन आए हैं तो एक क्वेश्चन जो है फंडामेंटल राइट्स से जो है अवश्य ही रहता है, ठीक। तो भाग 3 जो है ये कौन से आर्टिकल में है बताया भी गया है, 12 से 35। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 आर्टिकल प्रश्न उठता है फंडामेंटल राइट्स क्या है। फंडामेंटल मतलब मूलभूत, बेसिक जैसे बेसिक आवश्यकता जो है क्या बताया जाता है, रोटी कपड़ा और मकान जो है, इसी की जो है मूलभूत आवश्यकता मतलब जीने के लिए जो है रोटी कपड़ा और मकान चाहिए जो है। अगर ये नहीं अवेलेबल है जो है तो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा, रोटी कपड़ा मकान नहीं रहेगा। इसलिए सरकार की जो है ये प्राथमिकता रखती है कि सभी व्यक्तियों को जो है रोटी कपड़ा और मकान जो है अवेलेबल करा दिया जाए, जिससे कोई भी नागरिक जो है देश का जो है भूखे ना मरे, जो है वो अपना मतलब जीवन यापन कर सके। इसीलिए बहुत सारे कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो है, ठीक है। गरीबों के लिए जो है या जो वंचित वर्ग हैं, असहाय हैं, वृद्ध हैं जो है, ये सबको अवेलेबल कराने के लिए।
तो मानव जीवन किस लिए मिला है जो है, ये नहीं कि केवल आप जीते ही रहते जो है, मतलब जीवन जीने के लिए नहीं मिला है जो है, आप थोड़ा सा भी जो है कर्तव्य निभा करके या थोड़ा भी जो है व्यवसाय करके जीवित रह सकते हैं। लेकिन आपका जीवित रहना ही कर्तव्य नहीं है, जीवित को जो है अन्य सब भी जो है, कुत्ते बिल्लियाँ जो है, गाय भैंस सब जीवित रहते हैं जो है। तो मानव का जो है परम कर्तव्य क्या है, अपने व्यक्तित्व का विकास करना जो है। आप चौदिश जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक जो है चारों तरफ से अपने व्यक्तित्व का विकास करिए। यदि कोई व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का विकास करता है जो है, तो उसके व्यक्तित्व के विकास से ही जो है समाज और देश या दुनिया का भी विकास हो जाता है। ठीक है, यदि आप एक ही लोग मतलब ये कह दीजिए कि हम अपने में सुधार करेंगे, तो ऐसे सभी लोग जो है अपने में सुधार करें जो है, तो पूरे समाज और देश का सुधार नहीं हो जाएगा। जब हर व्यक्ति जो है अपने अंदर सुधार करेगा, तो अपने व्यक्तित्व का विकास करना जो है, ठीक है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदल जाएगा। तो अपने व्यक्तित्व का विकास करना, तो अपने व्यक्तित्व के विकास करने के लिए जो है कुछ मूलभूत जो है अधिकार एवं स्वतंत्रताएं चाहिए जो है। बिना अधिकार और स्वतंत्रता के लिए जो है व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा जो है, या आप मानवीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे जो है। तो व्यक्ति के जीने के लिए तथा अपने व्यक्तित्व के जो है विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए जो है कुछ अधिकार एवं स्वतंत्रताएं जो है अनिवार्य होती हैं जो है, जिनकी व्यवस्था जो है संविधान द्वारा की गई है जो है, ये संविधान द्वारा दी गई है जो है। और इसलिए इसे मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं जो है, यानी ये व्यक्ति के जीवन जीने के लिए और ये व्यक्तित्व के विकास के लिए जो है बेसिक आवश्यकताएं हैं, बेसिक अधिकार हैं जो है, मूलभूत अधिकार हैं जो है। यदि इसे छीन लिया जाए तो व्यक्ति जो है ठीक तरीके से जीवित नहीं रह पाएगा और अपने व्यक्तित्व का जो है सम्यक विकास नहीं कर पाएगा जो है, यदि इससे वंचित कर दिया जाए जो है। तो ये अधिकार अपने संविधान द्वारा जो है व्यक्तियों को, नागरिकों को प्रदान की गई है जो है, इसलिए इसे जो है और इसे संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है जो है। एक होता है विधिक आधार, विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार, और ये संवैधानिक अधिकार जो है। डिफरेंस देखिए, विधि या कानूनी अधिकार, और ये है संवैधानिक अधिकार। आपका संविधान द्वारा प्रदत्त है, संविधान में लिखा है। विधि या कानूनी अधिकार जो है विधि बना करके जो है, कानून बना करके, नियम नियमावली जो है बना करके जो है दिया जाता है जो है। संविधान में उसका उल्लेख होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में बाकायदा जो है संविधान में उल्लिखित है जो है, मतलब संविधान द्वारा जो है इसका संरक्षण किया गया है। विधिक अधिकार को जो है किसी भी विधि द्वारा, किसी भी नियम द्वारा जो है छीना जा सकता है व्यक्ति से। कोई भी जो है जज मतलब डिसीजन दे दे, मतलब विधिक अधिकार के उल्लंघन के बारे में वो समाप्त किया जा सकता है, लेकिन जो है ये मौलिक अधिकार आपका जो है ये जनरल तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता है जो है, इसे संविधान संशोधन करके ही समाप्त किया जा सकता है। अदरवाइज जो है ये नहीं कि अधिनियम बना दिया जाए साधारण बहुमत से, या बिल पास कर दिया जाए, या कोई जो है केंद्र सरकार ही जो है कोई नियम लागू कर दे, तो उससे जो है मौलिक अधिकार जो है सीमित नहीं हो जाएगा जो है। मतलब मौलिक अधिकार जो है केवल संशोधित या सीमित हो सकता है संविधान संशोधन के द्वारा ही, आर्टिकल 368 के द्वारा ही। और जो सारे अधिकार होते हैं जो है वो अध्यादेश, आदेश, नियम, कानून या किसी भी साधारण बिल द्वारा जो है छीने जा सकते हैं जो है। तो मौलिक अधिकारों को संविधान में दिया गया है और संविधान द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। क्यों प्रदान किया गया है कि ये व्यक्तित्व के विकास के लिए जो है मूलभूत अधिकार हैं, इसीलिए इसे मौलिक अधिकार कहा गया। मौलिक अधिकार का इतिहास क्या है जो है, इसका डेवलपमेंट उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो सर्वप्रथम जो है ब्रिटेन में राजशाही की, आधी राजशाही है कहने के लिए जो है, तो वहाँ की राज सत्ता, वहाँ की जनता जो है आंदोलन की अपने अधिकारों के लिए जो है। और सन 1215 ईस्वी में जो है ब्रिटेन के तत्कालीन राजा ने जो है कुछ अधिकार दिए, पेपर पर लिखित कुछ अधिकार दे दिए। उस अधिकार को क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया।
जो अधिकार पत्र था जो है उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया है। तभी से अधिकारों की मांग हर देश में चलने लगी। फ्रांस में भी लागू हुआ अधिकार जो है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी मौलिक अधिकार लागू हुआ। मतलब जन्म इससे कहाँ हुआ पर था, ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से। और मैग्ना कार्टा फ्रेंच टर्मिनोलॉजी है जो है, ये ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी नहीं है जो है, फ्रांसीसी शब्दावली है मैग्ना कार्टा जो है। लेकिन इसका यूज जो है, इस अवधारणा का यूज फ्रांस में ना होकर के सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ। तो हर जगह मिल रहा था। तो अपने भी जो है संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा ने जो है मौलिक अधिकार पर चर्चा करने के लिए जो है सरदार पटेल की अध्यक्षता में जो है समिति गठित की। एक समिति गठित की, मौलिक अधिकार समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे ये बताया जा चुका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक उप समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक अधिकार समिति दोनों की ही अध्यक्ष, और इन दोनों पर उप समिति भी बनाई गई थी। तो जो मौलिक अधिकार के लिए उप समिति जो है वो जेबी कृपलानी थे। ठीक, तो इस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल और जेबी कृपलानी की रिपोर्ट के रिकमेंडेशन के आधार पर जो है अपने संविधान में मौलिक अधिकारों का पाठ रखा गया भाग 3 में। तो संविधान के आरंभ से ही जो है अपने यहाँ मौलिक अधिकार हैं। जबकि यूनाइटेड स्टेट में संविधान के आरंभ से ही मौलिक अधिकार नहीं था, बल्कि वहाँ बाद में संशोधन करके लाया गया। तो संविधान के आरंभ में जो है अपने यहाँ कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, वाले में समता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता, चौथा के धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का इसकी आर्टिकल की 15 to 18, 19, 22, 23, 23, 24, 25 to 48। आर्टिकल 31 और आर्टिकल 32 ये आर्टिकल डेटिंग कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अब नहीं है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार ये आर्टिकल डिक्लेयर है तो ये समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार कब समाप्त किया गया? 44वां संविधान संशोधन विधेयक 1978। इसकी गवर्नमेंट थी मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। संपत्ति के अधिकार को जो है ये समाप्त कर दिया गया। ठीक, तो अब जो है हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता जो है, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन मौलिक अधिकार का जो है आर्टिकल 12 से 35 में है। तो प्रश्न उठता है, हमने जो है 14 आर्टिकल नंबर 14 से जो है स्टार्ट किया है। समता का अधिकार 14 से 18 तक है। तो 12 और 13 क्या है? आर्टिकल 12 और 13 आखिर क्या है? तो आर्टिकल 12 जो है राज्य की परिभाषा देता है कि राज्य क्या है। ठीक है, जैसे बाद में कहा जाएगा कि राज्य जो है मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकती है, उल्लंघन नहीं कर सकती है, न्यून नहीं कर सकती है राज्य जो है। तो राज्य का यहाँ क्या मतलब है? तो राज्य की परिभाषा ही दी गई है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में राज्य को जो है डिफाइन किया गया है। तो राज्य का मीन्स मतलब इस भाग में राज्य का अर्थ मतलब पार्ट 3 के लिए, पार्ट 3 में कहीं भी जो है राज्य युक्त होगा तो उसका क्या डेफिनेशन होगा? मतलब उसका क्या होगा? भारत सरकार और संसद। भारत सरकार और संसद मतलब केंद्र सरकार और लोकसभा राज्यसभा। ठीक, राज्य की सरकार किसी भी राज्य की सरकार
का विधान मंडल जो है या इस भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी जो है पदाधिकारी जो है, इसमें स्थानीय सरकार भी आ जाती है या लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, और कोई भी मतलब किसी भी पद पर कोई भी अधिकारी व कर्मचारी है जो है, किसी भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा भी जो है यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो समझा जाएगा कि राज्य हनन कर रहा है। तो राज्य की परिभाषा ये दी गई है, बहुत व्यापक परिभाषा जो है। केंद्र सरकार और जो है पार्लियामेंट, राज्य की सरकार और यहाँ का विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद जो है, और उसके मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पदाधिकारी, कोई भी सरकारी सर्वेंट, सेवक जो है जो सर्विस कर रहा है, ये इतने हैं राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। ठीक है, राज्य द्वारा आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब जो है किसी बस्ती के नियम द्वारा भी हनन नहीं किया जा सकता, एक वीडियो के द्वारा भी आपके अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है जो है। ठीक है, तो ये सब राज्य के अंतर्गत समाहित हैं। तो राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 है। आर्टिकल 13 जो है राज्य सरकार की बात है, सरकार के कानून नियंत्रण में रहते हैं, राज्य सरकार तो नहीं है, तो इसकी चर्चा इसमें नहीं की गई है जो है। केवल राज्य जो है राज्य सरकार के अधीन, मतलब राज्य के अधीन जो है। ठीक है, कोई नियम उपनियम वो बाद में बनता है जो है उन सब के लिए। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं माना गया है, सरकारी अनसरकारी का क्लासिफिकेशन नहीं। जैसे ये थोड़ो है कि मतलब जो संविधान है वही जो है, ये तो मोटा मोटी जो है आपको बता दिया गया। अब इस पर बहुत सारे जो है नियम नियमावली को कानून बनते हैं, वो सरकार बनाती है, अधिकारी बनाते हैं, कर्मचारी बनाते हैं जो है? जैसे पार्लियामेंट जो है ये बना दी गई जो है आतंकवाद के संबंध में ये अधिनियम है, कोटा विधेयक है जो है, इसमें ये प्रावधान है, 5-6 प्रावधान उसने बना दिया जो है, लेकिन उसमें हजारों प्रावधान, हजारों नियम नियमावली होती है। ये केवल ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, संसद द्वारा केवल ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, और उसके अंतर्गत नियम उपनियम क्या कैसे होगा सब अधिकारियों द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में उच्चाधिकारी हैं, सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव, डायरेक्टर जो है, ये सब बनाते हैं नियम उपनियम। गवर्नमेंट को इतना टाइम कहाँ है, संसद को भी जो है नियम उपनियम इतना बना पाएगी, वो तो मोटा मोटी जो है रूपरेखा दी गई है। अब जैसे अस्पृश्यता का आचरण जो है प्रसिद्ध किया जाता है, जो है अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का आचरण जो है समाप्त किया जाता है, और इस तरीके का आचरण करने वाला दोषी होगा उसे दंड दिया जाएगा। बस संसद जो है इतना अधिनियम बना दी, संविधान में इतना ही केवल है। अब अस्पृश्यता क्या क्या है, कई साल की सजा होगी जो है जिस अपराध में जो है मतलब किसी को गाली दे दिए, मतलब हरिजन कह दिए या पिछड़ा जात कह दिए, तो उस पर कितने वर्ष की सजा होगी जो है, या किसी को जो है अपने घर पर आ गया जो है कोई पिछड़ी जाति का, उसको जबरन जो है कह रहे हैं आप जमीन पर बैठिए, तब कितने वर्ष की सजा होगी। ये सब जो है ये संसद थोड़ो बनाती है, संविधान में थोड़ो ना लिखा है। तो इस सबके नियम उपनियम अधिकारी वर्ग बनाते हैं जो शीर्षस्थ अधिकारी होते हैं। तो संविधान में तो बहुत मोटी मोटी बातें दी हुई हैं जो है, ठीक। इसीलिए तो ये क्या IPC वगैरह तो इसीलिए है ना, ये संविधान में सब कुछ दे दिया जाता नियम नियमावली, तो CRPC और IPC की क्या आवश्यकता थी, दंड संहिता की क्या आवश्यकता थी है? लोग ला क्यों पढ़ते जो है, इतना किताबें होती हैं जो है, केवल संविधान में जब सब कुछ दिया जाता, तो संविधान में केवल मोटी मोटी चीजें दी गई हैं, और जो विस्तृत है नियम उपनियम नियमावली वो सब जो है दूसरी जगह दी गई है, जो बनाया गया है। ये डायरेक्शन केवल दे रहा है, और क्या कैसा किया जाएगा वो नीचे की चीज है। तो आपका कहाँ चल रहा था, 12-13 जो है ये मौलिक अधिकारों का सबको संरक्षण देती है, मौलिक अधिकारों को जो है सुरक्षा देती है। ये कहता है कि राज्य जो है कोई भी ऐसा विधि नहीं बनाएगा जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है या न्यून करती है, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है या मौलिक अधिकारों को कम करती है। मौलिक अधिकारों को कम कर रही है, इसमें से तो एक मौलिक अधिकारों को काट दे रही है, तो राज्य यदि ऐसा विधि बनाता है तो वो विधि जो है शून्य रहेगा,
ठीक, मतलब राज्य ऐसा कोई कानून भी नहीं बना सकती है जो है कि वो जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर दे या इनमें से जो है किसी भी मौलिक अधिकार को राज्य छीन भी नहीं सकती है आपसे जो है या कम कर दे जो है। ठीक है, ये अधिकार जो है ये संविधान में लिखा गया है। तो पार्लियामेंट भी ऐसा नहीं कर सकती है कि वो जो है आपके अधिकारों को जो है उल्लंघन करे या आपके जो है जो मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं जो है उसको कम कर दे। कोई भी अधिकारी कर्मचारी राज्य में समझ ही गए जब राज्य कह रहा है कि मतलब राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है, तो संसद या सरकार या राज्य की सरकार या कोई भी अधिकारी इस प्रकार का नियम नहीं बना सकता कि जो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, मौलिक अधिकारों में कमी करता हो। ठीक है, लेकिन फिर भी कमी की गई मौलिक अधिकारों में जो है हम लोगों को 7 अधिकार प्राप्त थे जो है संविधान के आरंभ में, लेकिन इस समय 6 अधिकार प्राप्त हैं। और उसी के नीचे आर्टिकल 13(2) में आर्टिकल 13 में ही जो है उसी के नीचे लिख दिया गया है, लेकिन यह उपबंध मतलब जो अभी बताया गया उपबंध जो नियम कि जो है संसद भी मौलिक अधिकार कोई भी राज्य जो है मौलिक अधिकारों को न्यून या कम नहीं कर सकता है, यही तो बताया गया। तो इसका मतलब कमी नहीं होनी चाहिए थी, 7 में से 6 नहीं होना चाहिए था मौलिक अधिकार, जब ऐसा जो है संविधान कह रहा है, संरक्षण कर रहा है। लेकिन वही नीचे लिखा भी है 13 आर्टिकल में कि यह उपबंध मतलब यह नियम जो है जब संसद के संविधान संशोधन पर लागू नहीं होता, संसद द्वारा संविधान संशोधन पर लागू नहीं होता, मतलब संविधान का संशोधन करके जो है इसको चेंज किया जा सकता है संविधान संशोधन द्वारा केवल जो है आर्टिकल 368 के तहत जो है, और उसमें क्या जरूरत है, विशेष बहुमत की आवश्यकता है। तो चेंज या कम तभी माना जाएगा जब वो संसद जो है 2/3 बहुमत से मतलब संविधान संशोधन करके लाए। ये नहीं कि साधारण लोग जो है उससे या आर्डर निकाल दी सरकार की ये मौलिक अधिकार सीमित किया जाता है, केंद्र सरकार आर्डर निकाल दी तब भी नहीं सीमित होगा जो है, या संसद केवल साधारण बहुमत से पारित कर देती है कि जो है आर्टिकल 14 से 18 समाप्त किया जाता है तो भी नहीं समाप्त होगा जो है। इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा जो है, जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता है। तो संविधान संशोधन पर ये लागू नहीं होता है कि न्यून नहीं कर सकता, उल्लंघन नहीं कर सकता, अतिक्रमण नहीं कर सकता है, राज्य कर सकता है। लेकिन इसके लिए जो है क्या प्रावधान है, 368 के तहत जो है संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा और साधारण ढंग से जो है इसमें कमी या उल्लंघन नहीं किया कर सकती है राज्य। तो ये मौलिक अधिकारों को ये संरक्षण दिया गया है। ठीक, अब आपका स्टार्ट होता है आर्टिकल 14 to 18 जो है समता का अधिकार। तो ये सारी प्रकार की समताओं का जो है बात करता है। समता मतलब समानता का अधिकार जो है, सभी लोग समान हो, सभी को अवसर की समानता हो, सामाजिक समानता हो जो है मतलब किसी लोगों के साथ भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, ये नहीं कि हम जो है मतलब उच्च जाति के हैं, ये निम्न जाति के हैं, हरिजन हैं, धोबी हैं, कुमार हैं और हम पंडित हैं, ठाकुर हैं, ये सबकी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। सामाजिक समानता तो यही है ना कि मतलब समाज में जो है जितने लोग हैं सबको जो है समान दर्जा दिया जाए, विधि के समक्ष समता जो है। तो है पहला विधि के समक्ष आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, राज्य जो है आर्टिकल 14 क्या कहता है जो है राज्य विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान करेगा। तो 2 बातें इस आर्टिकल 14 में दी गई है। आर्टिकल 14 यही है विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। राज्य सभी नागरिकों को जो है विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण की व्यवस्था करेगा। ठीक, तो 2 वर्डिंग आई जो है विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता मतलब ये आप लोगों को बताया जा चुका है। विधि के समक्ष समता ये कहाँ से लिया गया है, वो ये बताया गया है यहाँ संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। आप लोग बोलिए जो है ये पढ़ाया जा चुका है विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण 200 कहाँ से लिया गया। जब आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ने से क्या फायदा है, पढ़ाने लिखाने से क्या फायदा है। कईयों बार बताया गया है विधि के
विधियों का समान संरक्षण हो गया। विधि के समक्ष समता जो है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और विधि के समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण यूनाइटेड स्टेट्स से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता मतलब सबके लिए जो है विधि भेदभाव नहीं करेगा व्यक्तियों में जो है, ये नहीं कि ये बड़े आदमी हैं, ये राजा हैं या अमीर हैं या गरीब हैं जो है, तो गरीब लोगों के साथ जो है गरीब व्यक्ति ने जो है मर्डर कर दिया तो उसके जो है कठोर सजा दी जाएगी, और एक राजा ने मर्डर कर दिया या एक अधिकारी ने मर्डर कर दिया तो उसे 10 वर्ष या 4 वर्ष की सजा दी जाएगी। ऐसा प्रावधान नहीं है जो है। यदि गरीब व्यक्ति जो है मर्डर कर दिया है और एक अधिकारी मर्डर कर दिया है, वीआईपी मर्डर कर दिया है, तो यदि उसको 10 वर्ष की सजा दी जा रही है तो इसको भी 10 वर्ष की सजा दी जाएगी। मतलब अमीर गरीब ऊंच नीच इन सब में जो है भेदभाव कानून नहीं करता है जो है। कानून सबको जो है समान दृष्टि से देखता है कि सब लोग समान हैं। कोई भी कानून है इंडिया में वो सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होगा। इसलिए कानून न्याय की तराजू आप देखते होंगे वो अंधी औरत होती है, देखे हैं कि नहीं? जो न्याय करती है अंधी औरत की तस्वीर है। कानून अंधा होता है, ये नहीं देखता है कि ये अमीर है ये गरीब है, ये बड़ा आदमी है ये नीचा आदमी है, ठीक है? कानून सबके लिए एक समान है, तो राज्य सभी के लिए एक समान विधि को लागू करेगा। ये विधि के समक्ष समता का अधिकार है। कानून जो है लागू करने में कोई विभेद जो है व्यक्ति व्यक्ति में नहीं किया जाएगा। ये जो है विधि के समक्ष समता बनी। अब विधि के समान संरक्षण का क्या मतलब है? इसके नीचे ये आर्टिकल दिया गया, आप विधि के समक्ष समता, इससे बात बन नहीं पा रही थी। यहाँ का तो दिया गया विधि के समक्ष समता जो है, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि कानून में विभेद करना भी आवश्यक हो जाता है। जैसे कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति जो है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है जो है, और उसने कोई अपराध कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया जो है, और हम आप में से कोई किसी का मर्डर कर दिया जो है, तो क्या दोनों को समान सजा दी जाएगी? दोनों को फांसी दे दी जाएगी जो है, क्योंकि उसकी वो तो अननोन पर्सन है जो है, उसमें समझ ही नहीं है कि क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो उसको फांसी, हमको फांसी मिल रही है जो है, तो उसको फांसी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो इनोसेंट है जो है, अज्ञानी व्यक्ति है जो है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसका ज्ञान ही नहीं, ठीक है? इसी तरीके से जो गरीब वंचित व्यक्ति हैं, आदिवासी इलाके में चले जाइए जो है, बहुत सारे लोग जो है पिछड़े हुए हैं, खाना कपड़ा भी नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों के लिए जो है संसाधनों की व्यवस्था गवर्नमेंट कर रही है, मुफ्त में संसाधन जो है वहाँ पर मुहैया करा रही है, और उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे वर्क कर रही है। अब आप यहाँ रहते हैं, आप कहिए कि हमारे लिए ये भी व्यवस्था हो, हमारे बच्चों को भी अच्छे स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाए, हमें भी पेंशन दिया जाए, जैसे आदिवासी के कल्याण किया जा रहा है, उनको सब कुछ दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, हमें भी मिलना चाहिए जो है, तो ये गलत बात है ना? आपको जो है सक्षम समर्थ है जो है, आपको क्यों दिया जाए? आपको तो ये सब पहले से ही अवेलेबल है जो है, लेकिन वो बेचारे वंचित हैं, गरीब हैं, उनके पास संसाधन नहीं है जो है, ये सब अवेलेबल नहीं है, तो उनको दिया जा रहा है, तो एक विधि नहीं है ना दोनों के लिए। ये नहीं कि जो है उसको मतलब दिया जा रहा है तो आप भी मान करके जो है आप भी उसी विधि से शासित करिए, तो उनकी परिस्थितियाँ अलग हैं और हमारी परिस्थितियाँ अलग हैं, ठीक है? तो परिस्थितियों के अनुसार विधि होनी चाहिए जो है, मतलब जिस परिस्थिति में जो है कोई व्यक्ति हो उस प्रकार से जो है विधि उसके लिए हो और उसे लागू किया जाए। इसीलिए जो है राज्यपाल राष्ट्रपति को जो है विशेषाधिकार प्रदान किया गया है अपने यहाँ। राष्ट्रपति और राज्यपाल, जब राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जो है कोई भी क्रिमिनल केस दायर नहीं किया जा सकता, क्रिमिनल केस कोई नहीं हो सकता राष्ट्रपति या राज्यपाल के ऊपर ये, लेकिन ये रेवेन्यू मैटर चल सकता है, दीवानी जो है मैटर चल सकता है, लेकिन फौजदारी जो है कोई भी केस न्यायालय में कोई भी वाद दाखिल नहीं किया जा सकता है राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध जो है, तो ये उन्हें संरक्षण प्राप्त है जो है, आम आदमी को नहीं संरक्षण प्राप्त है। क्यों संरक्षण प्राप्त दिया गया है? क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल का पद जो है, राष्ट्रपति जो है देश का प्रतिनिधित्व
होता है, देश का प्रथम नागरिक है, राज्यपाल जो है अपने स्टेट का प्रथम नागरिक है, और ये दोनों पद को जो है संविधान ने बहुत ही सम्मानित और मर्यादित पद बनाया। ठीक है, ये बचाव किया जाता है कि इसकी मर्यादा या इसके सम्मान पर कोई भी आंच ना आने पाए जो है, इसलिए हटाना भी होता है जो है किसी राष्ट्रपति को, तो बहुत जटिल प्रक्रिया जो है महाभियोग प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है, जो साधारणतः संभव नहीं होता है। कुल सदस्य संख्या की 2/3 आज तक किसी भी जो है राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है ऐसी कार्यवाही नहीं की गई, तो इसलिए उनके पद की गरिमा मर्यादा या सम्मान को देखते हुए जो है उन्हें ये संरक्षण दिया गया है। तो परिस्थितियाँ अलग हैं, परिस्थितियों के अनुसार जो है अलग किया जा सकता है। तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण यही है। ठीक है, विधि के समक्ष समता पढ़ लिए आप लोग जो है कि विधि सभी लोगों पर एक समान लागू होगा, लेकिन इससे काम नहीं बन पा रहा था जो है, तो परिस्थितियों पर ध्यान दिया गया जो है समान परिस्थिति के लोगों पर जो है समान कानून लागू होगा। यदि परिस्थितियाँ बदल रही हैं तो कानून बदल सकता है। जैसे मान लीजिए आदिवासी परिस्थितियाँ हैं, आदिवासी इलाका जो है और ये अर्बन इलाका है जो है शहरी इलाका। ठीक है, तो ये जो कानून यहाँ पर लागू होगा जो है वही कानून यहाँ पर नहीं लागू होगा, इसमें विभेद किया जा सकता है। परिस्थितियाँ बदलने पर विभेद किया जा सकता है, लेकिन जो समान परिस्थितियों में है, यहाँ पर कई आदमी 100 व्यक्ति कर रहे हैं 1 4 3 4 5, तो सभी व्यक्तियों पर जो है एक कानून लागू होगा। तो समान परिस्थिति के व्यक्तियों पर जो है समान कानून लागू हो सकता है, और असमान परिस्थिति के व्यक्तियों पर असमान कानून या विधि लागू किया जा सकता है, मतलब विभेद किया जा सकता है कानून में। तो ये आर्टिकल 14 था। आइए आर्टिकल 15 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 15 क्या है जो है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया जाता है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान प्रतिषिद्ध किया जाता है। ये नहीं कि किसी को मतलब धर्म के आधार पर विभेद करिए जो है, ये जो है इनको मार्केट में नहीं आने दिया जाएगा, या बस में बैठने नहीं दिया जाएगा, ये हिंदू ये मुसलमान हैं जो है, या ये सिख हैं जो है ये ट्रेन में नहीं बैठने दिया जाएगा। ठीक है, या इनको जो है मतलब स्टेशन पर नहीं दिया जाएगा, जाने दिया जाएगा कि ये जो है दलित वर्ग का आदमी है, पिछड़ी जाति का है, या स्त्रियाँ हैं जो है इनको ये जो है मतलब ये नौकरी नहीं दी जाएगी, प्रतिबंधित कर दी जाएगी क्योंकि ये स्त्री है जो है, या इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं जो है, या हमारे यहाँ नौकरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया जाता है। प्रतिषेध मतलब मनाही की जाती है। कोई भी व्यक्ति जो है या राज्य जो है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, व्यक्ति व्यक्ति में विभेद नहीं करेगा। यदि वह ऐसा करता है तो बाद में संसद इसके लिए कुछ प्रावधान करेगी, की होगी जो है, किया हुआ है। आप देखिए जो है हरिजन एक्ट वगैरह या हरिजन कह दीजिए जो है उसके लिए सजा का प्रावधान बाद में किया गया है। तो ये सब सजा इसमें नहीं कहा गया है ना, नियम बनाया गया उसमें है। तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ जो है दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, मतलब इन सबका संविधान द्वारा प्रतिषेध किया जाता है। आर्टिकल 15(2) में है जो है इसी का डिफिनीशन इसी को आगे बढ़ाया गया है। जैसे सार्वजनिक स्थानों पर, सिनेमा घरों पर जो है, होटल, रेस्टोरेंट, स्टेशन या रोड पर जो है किसी को वंचित नहीं किया जाएगा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कि आप इस जाति के हैं तो आप सड़क पर नहीं चलेंगे। तो जो
पब्लिक प्लेसेस हैं जो है, जो सार्वजनिक प्लेस हैं जो है वो सबके लिए खुले हैं जो है। मतलब धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी को आप मना नहीं कर सकते हैं। यदि आप मना कर रहे हैं जो है कि इस पार्क में आप मत आइए जो है, आप पिछड़ी जाति हैं या आप मुसलमान हैं, ये हिंदुओं के लिए है, तो आपके खिलाफ जो है दंड प्रक्रिया संहिता में जो है दंड का प्रावधान किया गया है। क्योंकि जो है संविधान जो है इसे प्रसिद्ध कर दिया गया है, संविधान द्वारा इस तरीके का आचरण जो है। तो यदि आप ऐसा आचरण करते हैं, छुआछूत भेदभाव का आचरण करते हैं, तो आप जो है दोषी माने जाएंगे। आर्टिकल 3 क्या है? महिलाओं और बच्चों के लिए ये कानून लागू नहीं होता है। ये कह दिया गया कि ऊपर के उपबंध या ऊपर के नियमावली जो है महिलाओं और बच्चों के लिए लागू नहीं होती। यदि संसद महिलाओं और बच्चों के हित के लिए कोई कानून बनाती है जो है, तो वो विधिमान्य होगा। मतलब विभेद कर रही है, पुरुषों से महिलाओं का विभेद कर रही है जो है। अब महिला हित के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जैसे महिला आरक्षण कर दिया है, महिला तो पुरुषों से विभेद हो गया कि नहीं, लिंग के आधार पर विभेद हुआ कि नहीं है। पुरुषों को तो नहीं आरक्षण मिला है सदन में, पार्लियामेंट में या विधानमंडल में, लेकिन महिलाओं को दिया गया है। बहुत सारी नौकरियों में भी महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाता है जो है, या महिलाओं के लिए जो है सुकन्या योजना, महिला समृद्धि योजना जो है, बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। अब ये क्यों चलाई जाती हैं? क्योंकि महिलाएं अपने यहाँ पिछड़ी हुई हैं। ये प्राचीन काल से ही जो है पुरुष समाज महिलाओं को दबा करके अपने अधीन जो है, मतलब व्यक्ति नहीं, मतलब इतना शोषण किया कि व्यक्ति नहीं, उसको ऐसे एक वस्तु के रूप में ट्रीट किया है। इसलिए महिलाएं जो है सभी क्षेत्रों में पिछड़ गई हैं। तो जो पिछड़े हैं स्वाभाविक है उनको उठाने की बात जो है की जाती है कल वेलफेयर स्टेट में जो है, और अपना इंडिया जो है कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट है, सबके कल्याण करना है तो इसलिए लिंग के आधार पर विभेद हुआ कि नहीं। और फिर बालक भी सुकुमार होते हैं, कमजोर होते हैं, उनके संरक्षण के लिए व्यवस्था कर रही है सरकार जो है, उनके सशक्तिकरण के लिए उनको सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। तो ये छूट दिया गया है संसद को जो है, मतलब महिलाओं और जो है बच्चों के लिए कोई भी उपबंध अलग से करने के लिए जो है संविधान, मतलब संसद जो है स्वतंत्र है। मतलब ये आर्टिकल संसद लागू नहीं होगा तब संसद पर जो है, ठीक है। फिर इसमें क्या कर दिया गया? ओबीसी, एससी एंड एसटी, ठीक है, शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए, शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए जो वर्ग हैं उनकी उन्नति के लिए जो है, यदि कोई प्रावधान जो है पार्लियामेंट करती है तो ये ऊपर के नियम लागू नहीं होगा, ठीक है, ऊपर का नियम लागू नहीं होगा। तो पिछड़ों के लिए, एससी और एसटी के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है ना, बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आरक्षण भी दिया गया है जो है ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, तो इन्हें शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा माना गया है। तो ये भी छूट दिया गया संसद में जो है कि मतलब यदि इस आधार पर यहाँ जातिगत विभेद हुआ कि नहीं, मतलब ब्राह्मण है, ठाकुर है, जो है क्षत्रिय है, तो उनसे इसको अलग किया जा रहा है कि नहीं, इनको आरक्षण दिया जा रहा है, उनको नहीं दिया जा रहा है। तो ये ऊपर के नियम का उल्लंघन है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। यहाँ तो कहा दिया गया कि जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है जो है, ठीक है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए फिर यहाँ पर उपबंध आर्टिकल डाल दिया गया कि जो है ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, क्योंकि ये समाज और देश के पिछड़े हुए वर्ग हैं जो है, यदि इनके उन्नति में जो है कोई विधि बनाई जाती है, कोई कार्यक्रम चलाया जाता है जो है, तो इसके तहत वो नहीं आएगा जो है, मतलब ये नहीं कि उसको रोक दिया जाएगा। ये संसद स्वतंत्र है जिनके लिए कानून बनाने के लिए, ठीक, समझ में आया बात कि नहीं। पहले तो कह दिया गया धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आज सभी, जैसे पहले कह दिया गया विधि के समक्ष समता जो है, सभी लोग जो है एक ही विधि से चलाए जाएंगे, एक ही विधि सभी आदमियों पर लागू होगी। तो ये देखा गया कि व्यवहारिक नहीं है, सोचा समझा गया कि ये व्यवहारिक नहीं है जो है, तो परिस्थितियों पर भी ध्यान दिया जाए। तो
विधि के समान संरक्षण की भी शब्दावली लाई गई। तो जितने भी आर्टिकल हैं या जितने भी मतलब बातें होती हैं सबके अपवाद होते हैं। सदा सत्य बोलना चाहिए, ये जो है क्या है आदर्श वाक्य है, सदा सत्य बोलना चाहिए। लेकिन बहुत सारी परिस्थितियों में भी झूठ बोल देना मतलब सही माना गया है। झूठ बोल देना, अब जैसे मतलब कोई है अपने यहाँ का कोई खुफिया है, पाकिस्तान चला गया, वहाँ पकड़ लिया गया जो है, अब उससे पूछा जा रहा है सारी चीज़ें मतलब स्पष्ट बताइए अपनी मिलिट्री के बारे में, सैन्य संसाधन या सैन्य कारखाने कहाँ हैं जो है, परमाणु संयंत्र कहाँ कहाँ लगे हैं, उसको सारी जानकारी है। तो क्या दे देना जो है सही है, जानकारी दे देना, कि वहाँ झूठ बोल देना सही है? तो वहाँ झूठ बोल देना ही सत्य बोलना है। तो अपवाद है कि नहीं, सदा सत्य बोलो है। हर बात का जो है कोई भी बात जो है निरपेक्ष नहीं होती है, हर बात में अपवाद होता है जो है कोई भी बात। तो सारी की सारी बातों में अपवाद है जो है। तो कौन कौन से अपवाद होंगे ये बाद में दिया जाता है सारे आर्टिकल में, चाहे जो आर्टिकल पढ़ लीजिए जो है, जो बातें ऊपर दी जाती हैं नीचे जो है उसके अपवाद दिए जाते हैं परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए। तो यहाँ भी अपवाद है, धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। लेकिन जब परिस्थितियों पर ध्यान दिया गया, विचार विमर्श किया गया कि नहीं महिलाएं और बच्चे जो है इनको जो है ये बहुत सारे क्षेत्रों में महिलाएं पिछड़ गई हैं जो है, जबकि स्त्री पुरुष समान होना चाहिए जो है किसी देश और समाज के लिए महिलाएं बहुत ही पिछड़ी हुई हैं हर क्षेत्र के लिए जो है, तो इनको प्रोटेक्शन दिया जाए, इनको लिए विधि बनाई जाए अलग से जो पुरुषों को ना दिया जाए, मतलब दोनों में विभेद हो सकता है। इसी तरीके से ओबीसी SC ST समाज के पिछड़े हुए वर्ग हैं और इनकी भी उन्नति होनी चाहिए जो है, बहुत पिछड़े हुए वर्ग के जो है वंचित सूचित वर्ग है, बहुत गलत व्यवहार इनके साथ किया गया है जो है हिस्ट्री में, हिस्ट्री पढ़ करके देखिए आप जो है, तो बहुत गलत बिहेव किया गया है जो है, ये पिछड़ गए हैं जो है, तो इनके भी उन्नति की बात की जाए, व्यवस्था की जाए जो है। तो इसलिए आरक्षण वगैरह बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं इनके लिए चलाई गई जो है, हर जन आवास बनता है जो है। अब आप कहिए कि हमें भी आवास चाहिए जो है, क्षत्रिय आवास होना चाहिए, क्यों आवास होना चाहिए, आप जो है आपके पास अभी खुद हैं, आप सक्षम हैं। तो इस आधार पर विभेद किया गया कि नहीं, जातिगत विभेद, तो ये विभेद किया गया। 3, 4 नंबर 5 शैक्षणिक संस्थानों में, ये बाद में जो की गई आर्टिकल है जो है, ये 93वां संविधान संशोधन 2000 स्कूलों में, स्कूल और कॉलेजों में, चाहे वो सरकारी कॉलेज हो या जो है प्राइवेट कॉलेज, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 2 प्रकार के कॉलेज होते हैं। जैसे तो एक सरकारी कॉलेज मतलब वेतन वगैरह सब जो है सरकार देती है, जैसे आपका ये है जो है इसको सरकार वेतन दे रही है, मतलब इसके टीचरों को स्टाफ को जो है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। और दूसरे बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जैसे राजन डिग्री कॉलेज, राजन है ना, तो सरकार द्वारा तो मान्यता प्राप्त है, आपकी डिग्री वगैरह सब प्राइवेट है, लेकिन वहाँ के टीचरों को जो है वेतन गवर्नमेंट नहीं देती। यहाँ के टीचर जो है 1 लाख 1.5 लाख लोग पर मंथ वेतन पाते हैं और वहाँ 15, 16 या 7-8 हज़ार भी पाते हैं, ठीक है, और इससे 3 गुना काम करते हैं। तो भी सरकारी कॉलेज है, तो गैर अनुदानित कॉलेज है, ये सहायता प्राप्त कॉलेज है जो है, और वो मान्यता प्राप्त निजी कॉलेज है जो है, निजी कॉलेज। तो मतलब इन दोनों ही प्रकार के कॉलेजों में जो है ओबीसी SC और ST को जो है आरक्षण दिया गया है। प्रदेश में कोटा निर्धारित कर दिया गया है कि नहीं, अब सुने हैं कि नहीं कि इतना सीटें 1/10 1/15 सीटें जो है पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित है। तो प्रदेश में कोटा ये 2006 में दिया गया, 93वें संविधान संशोधन में, मतलब इनके डेवलपमेंट के लिए। तो ये हुआ धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्मस्थान आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। इसके बाद जो है आर्टिकल 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। लोक नियोजन क्या होता है, सरकारी नौकरी प्राप्त करना, किसी पद को प्राप्त करना, कोई वैकेंसी निकली जो है तो उसके लिए सभी एलिजिबल होंगे, सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब ये नहीं कि जो है इंटर योग्यता मानी गई है या फिर BA मानी गई है जो हाई स्कूल के लोग पढ़ते, ऐसी बात नहीं है, ये नहीं की जा रही है। मतलब इस आधार पर विभेद नहीं होगा, मतलब सबके लिए जो है धर्म उसमें लिखा है, मतलब आर्टिकल 16 में जो है
मूल वंश जात लिंग जन्म स्थान उद्भव और निवास। उद्भव और निवास दो शब्दावली बढ़ गई है। धर्म मूल वंश जात लिंग जन्म स्थान उद्भव और निवास के आधार पर जो है पद प्राप्त करने के अवसर से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। कोई फॉर्म निकलता है तो ये नहीं कि केवल जो है मतलब ऊपर वाले ही घर, ये केवल जो है ब्राह्मण के लिए है और वो सब नहीं कर पाएंगे अन्य जातियाँ, या केवल उद्भव मतलब उत्पत्ति, उद्भव उत्पत्ति मतलब जन्म स्थान और से जो है एक ही है। ये नहीं कि मतलब जहाँ उद्भव मतलब उत्पन्न जहाँ हुआ, और जन्म स्थान वो लगभग एक ही है टर्मिनोलॉजी है, उद्भव और जन्म स्थान आज भी आता है। ठीक है, तो उद्भव ये दो टर्मिनोलॉजी इसमें बढ़ गई है। तो कोई भी मतलब सरकारी वैकेंसी निकलती है तो इस आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, जो है सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें भी जो है कॉन्ट्राडिक्शन आया। इसके बाद 16 में कहा गया जो है 16 निवास की योग्यता राज्य लागू कर सकते हैं। जैसे यूपी की कोई वैकेंसी निकली, यूपी पुलिस निकला जो है, तो उसमें सरकार ये नियम लागू कर सकती है कि ये काम केवल यूपी के लोग ही कर सकते हैं। ठीक है, तो निवास के आधार पर राज्य क्षेत्र जो है राज्य सरकार या विधि बना करके वंचित कर सकती है। या आसाम, नागालैंड उन सब में लगता है कोई वैकेंसी निकलती है जो है मतलब छोटे स्तर की वैकेंसी, जैसे बीसीएस की वैकेंसी है, बीसीएस स्तर की वैकेंसी लगभग हर स्टेट में आप भर सकते हैं। लेकिन गुरुग्गा की वैकेंसी जो छोटे स्तर की वैकेंसी है उस पर राज्य प्रतिबंध लगाए हुए हैं जो है। तो क्यों लगाए हुए हैं? क्योंकि उन्हें ये छूट दे दिया है सब कि निवास के मतलब आधार पर जो है आप अलग उपबंध कर सकते हैं, मतलब निवास को जो है आप लागू कर सकते हैं कि वह यूपी का निवासी होना चाहिए। ठीक है, और फिर इसमें जो है आगे ओबीसी आरक्षण की बात की गई है, फिर एससी एसटी आरक्षण की बात की गई है। जैसे नौकरियों में आरक्षण, ये नौकरियों के बारे में पढ़ा जा रहा है ना, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब लोगों को नियोजित करने में, नौकरी देने में जो है, तो नौकरी देने में अवसर की समानता होगी इस तरीके से। उसके बाद इसमें अपवाद दिया गया, निवास का लगाया गया। उसके बाद ओबीसी एससी एसटी ये आर्टिकल 5 तक चला जाता है। तो जो नौकरियों में आरक्षण है जो है वो आर्टिकल 16 के तहत दिया गया है। ये नौकरियों में आरक्षण किस आर्टिकल से दिया गया है तो ये क्या बताएंगे आप? आर्टिकल 16 का ये पार्ट है। ठीक है, और नौकरियों में ही नहीं जो है प्रमोशन में भी आरक्षण दिया गया है। जैसे 10 साल तक आप जो है नायब तहसीलदार हैं, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय है, तो 10 साल तक जो है कोई एससी है जो है नायब तहसीलदार है, तो 10 साल के पहले वो तहसीलदार हो जाएगा, उसका प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन आपका प्रमोशन नहीं होगा। तो प्रोन्नति में भी रिजर्वेशन दिया गया है, उसकी भी बात इस आर्टिकल में की गई है। और आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का अंत जो है मतलब छुआछूत भेदभाव, कोई भी छुआछूत भेदभाव नहीं होगा जो है व्यक्ति में जो है। ये नहीं कि जो है वो चमार है हमारे यहाँ पानी नहीं पी सकते। ठीक है, या पहले क्या होता था यहाँ तक कि जो दलित वर्ग के लोग हैं उन्हें जो है अपने गांव में जो है अलग कार्नर में ही बसाया जाता था, मतलब वो अलग रहे हैं एकदम से, तो ये छुआछूत है। तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। ये कहा गया कि अस्पृश्यता का जो है अंत किया जाता है और इस तरीके का आचरण करना जो है दंडनीय होगा। उसके बाद संसद बाद में जो है अस्पृश्यता अधिनियम बनाई। 18 क्या है? उपाधियों का अंत होता है, उपाधियों से भी विभेद होता था जो है। तो राज्य विद्या और सेना के अतिरिक्त विद्या के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में ही उपाधि दे सकती है, अन्य क्षेत्रों में वह उपाधि नहीं दे सकती। इसके बारे में फिर बाद में पढ़ाया लिखाया जाएगा पूरा जो है नागरिकता। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे इंग्लिश पर हर पॉइंट रट लीजिए और आप एक लोग प्रयास करेंगे तो यहीं पर रट जाएगा, केवल एक बार घर पर